Welcome students. Today our topic on riser or feed header. Riser is a pass of sand made in the cope to permit the molten metal to rise above the highest point in the casting after the mold cavity is filled up. तो riser वो पार्ट होता है हमारे कास्टिंग का जो सबसे लास्ट में मोल्टन मेटल से फिल होता है और हाईएस्ट पॉइंट होता है क्योंकि जब हम मोल्टन मेटल को डालेंगे अगर राइज़र फिल अप हो जाएगा उससे बाहर लिक्विड मेटल बाहर आने लग जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारी कास्टिंग पूरी तरीके से फिल हो चुकी है। अच्छा, दिस मेटल इन राइजर कंपनसेट द श्रिंकेज एज ए कास्टिंग सोलिडिफाई द फंक्शन ऑफ राइजर आर फॉलोज। अब देखो क्या होता है कि जब हम इसमें मेटल सॉलिडिफाई होने लगता है तो क्या होगा कि उस पर श्रिंकेज होगा तो जो राइज़र में लिक्विड मेटल है वो उस जगह जहाँ पर श्रिंकेज हुआ है, गैप बना है, कैविटी बनी है, उस जगह जाके उसको फिलअप कर देगा। इससे कोई भी कैविटी क्रिएट नहीं होगी। दूसरा क्या है करेगा कि जो भी गैस बनेगी या फिर जो भी वेपर्स बन रही है उसको भी आउट करने का काम करेगा और ये सॉलिडिफिकेशन जो होगा उसकी स्पीड को भी फास्ट कर सकता है। अच्छा, इससे अपन को इससे पहले भी मैंने बात करी है कि इससे क्या होगा कि हमारी जो कैविटी है पूरी तरह फिल हुई है या नहीं हुई है वो भी हमको इससे पता लग जाता है। ठीक है। अच्छा, ये टू टाइप्स के हैं, टॉप राइज़र और बॉटम राइज़र। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप राइज़र की। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डेड राइज़र और कोल्ड राइज़र। इसको हम कोल्ड और डेड राइज़र बोलते हैं। इज इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द कास्टिंग। आप देख सकते हो ये जो हमारा राइज़र है ये टॉप पर है ना। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। This type of the riser fill up at the coldest metal and are likely to solidify before casting। अब ये उस ही मेटल को कास्ट करने के लिए काम में आता है जो तुरंत बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है। बाय यूजिंग टॉपर राइजर देर इज़ अ मोर सेविंग ऑफ मेटेरियल एज़ कम्पेयर टू राइजर। अगर हमको ज़्यादा अपना मेटल का वेस्टेज नहीं करनी है तो हम टॉप राइजर का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट साइड राइजर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइव राइजर और हॉट राइजर। इट इज़ लोकेट बिटवीन रनर एंड कास्टिंग। अब ये आप देख सकते हो कि ये हमारे रनर और कास्टिंग के बीच में है। ठीक है। इट इज़ फिल्ड एट द लास्ट एंड कंटेन द हॉटेस्ट मेटल। ये भी क्या होता है सबसे लास्ट में फिलअप होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर होता है। द राइजर आर फर्दर क्लासिफाइड एज। अच्छा, इसी राइजर को हमने टू टाइप से और क्लासिफाइड किया हुआ है। ओपन राइजर। ओपन राइजर क्या होता है कि ये जो राइजर का जो आउटर पॉइंट है वो एनवायरनमेंट से सीधा कांटेक्ट में रहता है। ठीक है। द लिक्विड मेटल इन द राइजर इज अ फीड टू सॉलिडिफाई कास्टिंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर टिल द टॉप सरफेस ऑफ द राइजर सॉलिडिफाई। यानी कि एटमॉस्फेयर में ये शो होता रहता है। आप डायग्राम में देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो ये रहा हमारा ओपन राइजर। ओपन राइजर कहाँ पर है? एटमॉस्फेयर से सीधा कांटेक्ट में है। नेक्स्ट हमारा जो आता है ब्लाइंड राइजर। ब्लाइंड राइजर कैसा होता है ये आपको इस डायग्राम में आप देख सकते हो। ब्लाइंड राइजर ये रहा हमारा। ठीक है ना। ब्लाइंड राइजर एक काम और करेगा, जो फ्लोटिंग स्लैग्स वगैरह हो गए उसको हमारे कास्टिंग में जाने से रोकेगा। दूसरा वही काम कि श्रिंकेज होगा तो श्रिंकेज को भी रोकने का काम क्या करेगा, ये हमारा राइजर करेगा। ठीक है। ओके, ब्लाइंड राइजर ये होता है हमारा। Okay, as it close at the top, a vent or permeable core at the top of the riser may be provided to have some exposure to atmosphere। अच्छा, इसमें भी हम थोड़ा बहुत एक्सपोजर के लिए क्या करते हैं, कुछ ऊपर की साइड यहाँ पर इस साइड में हम इसमें कुछ कोर या फिर कुछ कांटेक्ट दे देते हैं, परमेबल कोर दे देते हैं, जिसकी वजह से इसमें भी थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक टचमेंट रहे जिससे हमारी कूलिंग फास्ट हो। ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू
It is also connected at the top of the cope or on the side of casting at the parting line or in drag. Blind riser is a round cavity and it associated at a slow cooling rate. Also, it is more efficient. These riser are difficult to mold. ठीक है. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो हीटिंग द मेटल. अच्छा, हीटिंग द मेटल क्या है कि हम हमारा जो मेटल है जिसकी हमको कास्टिंग करनी है, उस मेटल को हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके या फिर हम बात करें फर्नेस का यूज़ करके उसको मेल्ट करते हैं. फर्नेस आर यूज टू हीट एंड मेल्ट द मेटल टू मोल्टिंग टेम्परेचर सफिशिएंट फॉर कास्टिंग. द टोटल हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इज द सम ऑफ. देखो कौन कौन सी इसमें हीट एनर्जी है जिसको हम सम करके हम निकाल सकते हैं कि टोटल हमको कितना हीट देना पड़ेगा हमारे मेटल को. द हीट टू राइज द टेम्परेचर टू द मेल्टिंग पॉइंट, जो आप फर्स्ट में देख रहे हैं, जिसको आप फर्स्ट में देख सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, द हीट टू राइज द टेम्परेचर टू मेल्टिंग पॉइंट. ये जो हीट है हमारे पास फर्स्ट, ये जो हीट है ये क्या करेगा, हमारे जो मटेरियल है उसको मोल्टिंग टेम्परेचर, जो इसका मोल्टिंग टेम्परेचर है वहाँ तक पहुँचाने का काम करेगा. ठीक है ना. नेक्स्ट क्या है, द हीट ऑफ फ्यूजन टू कन्वर्ट इट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. दूसरा जो है हमारे हीट ऑफ फ्यूजन है. सेकंड है हमारा हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि वो हीट. अब देखो क्या होता है कि हम लोगों को पता है एक तो सेंसिबल हीट होती है, एक लेटेंट हीट होती है. ठीक है ना. तो क्या होता है कि वो हीट जिस पर क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास आइस है, आइस क्या होगा कि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा तब वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा. वाटर की बात करें तो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा. लेकिन क्या होगा, अब हम उसको हीट देते जाएं देते जाएं देते जाएं तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं होगा पर क्या होगा, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी. ठीक, वही है हीट ऑफ फ्यूजन. अब हम उसको उसको जो हीट देनी है वो कौन सी हीट होगी हमारे पास, हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारे पास हीट होगी, नेक्स्ट है द हीट टू राइज द मोल्टन मेटल टू डिजायर्ड टेम्परेचर फॉर पोरिंग. अब क्या होगा, मान लिया मेल्ट हो गया, लेकिन अभी हम हमारे पास जो हमारा मेटल है उसकी डेंसिटी इतनी नहीं है कि वो अच्छे से उसमें फ्लो हो पाए. हमको उसको और ज़्यादा उसकी डेंसिटी कम करनी पड़ेगी. उसके लिए हमको और हीटअप करना पड़ेगा. तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना होगा वो ये रहा. ठीक है. अच्छा, इनकी कुछ वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ आप देख सकते हो. एच यहाँ पर क्या है, टोटल हीट total heat total heat required to increase the temperature of the molten metal. ठीक है. वो टोटल हीट है जो हमको रिक्वायर्ड है. ओके, हम इसको मूव करा देंगे. ठीक है. तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी. यहाँ पर ए जी क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द गेट, और बी वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड है. ठीक है. नॉट दिस इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द मोल्ड कैविटी सिंस द एनालिसिस इग्नोर फ्रिक्शन लॉसेस पॉसिबल कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लो इन द गेटिंग सिस्टम. The mold filling time will be longer than what it given by the above equation, क्योंकि कुछ फ्रिक्शन का भी इफेक्ट पड़ेगा, कुछ और चीज़ों का भी इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है ना, जिसको हमने नेगलेक्ट कर कर चल रहे हैं. तो हमारी जो टाइम है वो कुछ ज़्यादा होगा जो हम इक्वेशन से निकालते हैं. नाउ वी मूव टू बॉटम गेटिंग. बॉटम गेटिंग में हम देख सकते हैं कि जो हमारा टाइम डायग्राम में आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि ये हमारे मोल्ड की हाइट है, ये हमारी स्क्रू के बॉटम से पोरिंग बेसिन से स्क्रू के बॉटम तक की हाइट है. ठीक है. यहाँ पर हम पॉइंट 1 और पॉइंट 3 को ही काउंट करके चलेंगे. उस पर हम हमारी फ्लोइंग वेलोसिटी को काउंट करके चलेंगे पॉइंट 1 और 3 पर. तो हमारे पास जो 3 पर वेलोसिटी आएगी वो हमारे पास लिख लेगी वी जी इज इक्वल टू 2g एच टी माइनस एच. ठीक है ना. इफेक्टिव यहाँ पर एस टी माइनस एच आप देख सकते हो क्या है ना, एस टी माइनस एच. तो ये हमारे पास यहाँ से लेकर के
यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इससे हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हम बोलेंगे भाई जितना भी हमारा मोल्ड में फ्लो आ रहा है ठीक उतना ही गेट के थ्रू बाहर जा रहा है। यानी कि क्या हो रहा है कि जो हमारा गेट है और ये हमारी मोल्ड कैविटी है, ठीक है, तो यहाँ से जितना फ्लो हो रहा है ठीक उतना ही यहाँ पर इंक्रीज भी हो रहा है। ठीक है ना, तो दोनों सेम हो गए। तो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं ए एम डी एच इजिकल टू, अगर डी एच मूव कर रहा है तो अगर हमारे मोल्ड में जो कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस के लिए निकाल रहे हैं, जैसे कुछ डी एच मूव किया है, ये डी एच हो गया, ठीक है, डी एच मूव किया है, तो हम इससे निकाल सकते हैं डी टी टाइम में। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। इस इक्वेशन को हम फॉर्म कर लेंगे और फॉर्म करने के बाद इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो एच वाले पोर्शन को इधर ले आएंगे लेफ़्ट साइड, और राइट साइड ले आएंगे हम टी वाले पोर्शन को या एरिया वाले पोर्शन को, और हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने पर हमको कुछ वैल्यू मिलेगी, उससे हमको पता लगेगा बॉटम गेट के लिए उसको फिल होने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, नाउ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन क्या है कि जो हमारा मोल्टन मेटल है, ठीक है ना, और अगर वो प्योर कंडीशन में तो उसको कितना टाइम लगता है सॉलिडिफाई होने में, और अगर वो अलॉय है तो उसको सॉलिडिफाई होने में कितना टाइम लगता है। द कूलिंग कर्व ऑफ द मेटल इज शो इन द फिगर। यहाँ हमको एक कूलिंग कर्व दिखा रखा है, आप देख सकते हो कूलिंग कर्व को। हाँ, ये हमारा, हाँ, सॉलिडिफिकेशन ऑफ प्योर मेटल में आप देख सकते हो कि जब हम पोरिंग कर रहे हैं हमारे मेटल को जब हम पोर कर रहे हैं तो क्या होता है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टाइम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है, आप देख सकते हो। जैसे जैसे वो पोरिंग टेम्परेचर से जैसे कांटेक्ट में आएगा हमारे मोल्ड के, तो वो लिक्विड कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो जाएगी फ्रीजिंग बिगेन्स तक। फ्रीजिंग बिगेन से फिर वो चालू होगा, कंप्लीट फ्रीजिंग हो जाएगी हमारे मेटल की, और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन कूलिंग होगी। तो ये जो फ्रीजिंग स्टार्ट से फ्रीजिंग कंप्लीट तक का जो टाइम है उसको बोलते हैं लोकल सॉलिडिफिकेशन टाइम, और पोरिंग से लेकर के कंप्लीट फ्रीजिंग के बीच का टाइम होता है उसको हम बोलते हैं टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है ना। आप देख सकते हो कि जो मेटल सबसे पहले हमारे मोल्ड सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो सबसे पहले वो ही कोल्ड होता है। तो मोल्ड जो हमारी कास्टिंग है उसमें सबसे पहले जो चिलर का काम करेगा वो वो करेगी मोल्ड वॉल। द इनिशियल स्किन फॉर्म नियर द मोल्ड वॉल हैज़ गॉन थ्रू द फास्ट रिमूवल ऑफ हीट एंड हैंस फाइन एक्वेटेड एंड रैंडमली ओरिएंटेड ग्रेन आर द फॉर्म। आप देख सकते हो कैसे इसमें ग्रेन्स बन रहे हैं, कुछ इस तरीके से इसमें सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। When the solidification continue inward, the heat is removed through the mold wall and thin solid skin. Here the grains grow as needless with a preferred orientation. As this needless and large, the side branches develop. आप देख सकते हो side branches develop हो जाएंगी। As these branches grow, further branches form a right angle to the first branches. This type of the grain is referred to dendritic growth. इसको हम जो ये बन रही है हमारे पास इसको बोलते हैं डेंड्रिक ग्रोथ। ये जो ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है ये डेंड्रिक ग्रोथ बोली जाती है। ठीक है, ये डेंड्रिक ग्रोथ बन जाएगी। इट अकर एट द फ्रीजिंग ऑफ प्योर मेटल एंड इन अलॉयस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।